सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर हमने स्टार्ट करा था वो चैप्टर था मनी। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट कवर करके आए हैं और अब हमने पिछली क्लास से क्या स्टार्ट करा था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में इसके बाद हमें डिस्कस करना होगा। तो इसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक पिक किया था वो था मनी। तो मनी के बारे में एक बार हम रिकॉल करते हैं, हमने क्या क्या देखा था। जब मनी नहीं थी तब क्या था, इस बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। तो क्या कंसेप्ट था जो हम फॉलो करते थे, वो कंसेप्ट था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर कमोडिटीज हमारा चल रहा था। बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी, बार्टर सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई तभी तो मनी इंट्रोड्यूस हुई। तो एक्चुअल में बार्टर सिस्टम के साथ हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी थी और वो प्रॉब्लम किस तरीके से मनी ने आने के बाद क्या कर दी, ओवरकम कर दी। तो फटाफट से वो प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सेम टाइम पे ऐसा पर्सन मिल जाना जिसकी नीड एंड वांट आपसे मैच कर रही हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में आती थी, जिसको मनी ने ओवरकम करा। कैसे, मनी का एक जो मेजर फंक्शन था वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आप मनी के थ्रू क्या कर सकते हो, आपने कुछ सामान खरीदा, उस पर्सन को मनी दो और वो पर्सन अपनी जरूरत का कोई भी सामान उस मनी की हेल्प से ले सकता है। देयर इज नो नीड कि आपके पास चावल है उसके पास गेहूं है तो आप दोनों को चावल और गेहूं की सेम टाइम पे एक्सचेंज करने की जरूरत हो। तो ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की मनी ने क्या कर दी, ठीक कर दी। उसके बाद बार्टर सिस्टम में स्टोरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि सामान स्टोर कहाँ करना है, गेहूं रखोगे, चावल रखोगे, कैटल्स रखोगे, यू नीड अ प्रॉपर स्पेस के बाद मेंटेनेंस, तो ये सारे खर्चे वहां पे इंक्रीज हो जाते थे। वहीं मनी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोरेज की प्रॉब्लम जो थी, वहां लैक ऑफ स्टोरेज था, यहाँ पे आपको मिल गई ईज, स्टोरेज बहुत आसान है। कितनी भारी होती है मनी, कितनी आसानी से आप लोग कैरी कर सकते हो पॉकेट में। और आजकल के टाइम पे तो फोन जो हम लेके चल रहे हैं उसमें ही हमारा पूरा बैंक हमारे साथ चल रहा है। तो ये चीज जो थी ये बहुत इजीली फैसिलिटेट हो गई। उसके अलावा वहां पे प्रॉब्लम थी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की। बार्टर सिस्टम में क्या था, एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था, कितने के बदले कितना, ये कंसेप्ट समझ नहीं आता था। जल्दी जल्दी रिवाइज करा रही हूँ, पिछली क्लास में करा है हमने ये पूरा, ठीक है। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मतलब कितने के बदले कितना, ये समझ नहीं आ पाता था। वहीं मनी के थ्रू क्या हो गया, एक्सचेंज करना आसान हो गया। हमने एक स्टैंडर्ड प्राइस रख दिए कि 1 केजी इतने का, इस पर्टिकुलर चीज का प्राइस इतना, तो उस अकॉर्डिंग उस बेसिक प्राइस के थ्रू अब आप अपनी आगे की डीलिंग कर सकते हो। बार्टर सिस्टम की एक और प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम थी वो क्या थी, डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। क्या मतलब होता था डेफर्ड पेमेंट का, मैंने बताया था फ्यूचर पेमेंट। मतलब आपने कोई चीज अगर उधार में परचेज कर ली है और आप उसकी पेमेंट क्या करोगे, फ्यूचर में करोगे, तो गुड्स की फॉर्म में कितनी पेमेंट करोगे ये मुश्किल हो जाता था। आज आप मुझसे 1 किलो चावल लेके गए हो, 4 महीने बाद आपके पास गेहूं आएंगे एंड आप कह रहे हो कि आप मुझे 4 महीने बाद पेमेंट करोगे, तो 4 महीने बाद मुझे कितना गेहूं पे करोगे, ये चीज मुश्किल हो जाती थी। बट वही मनी की फॉर्म में ये डेफर्ड पेमेंट जो है, लेट पेमेंट का सिस्टम आसान हो गया है। क्यों, क्योंकि हम इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी भी लेट पेमेंट दो, मुझे महीने के महीने जितना इंटरेस्ट बन रहा है, जितना ब्याज बन रहा है, वो ब्याज आप मुझे देते रहो। समझ में आई बात। मतलब ये बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में कमियां थी, मनी आई, मनी के फंक्शंस ने कैसे वो कमी ओवरकम की। मनी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कोई मनी का मीनिंग पूछे तो कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, यही सब काम। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो काम मनी कर रही है। यानी मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड सर्व एज अ स्टोरेज एंड कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये बन गया पूरा मनी का मीनिंग। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मनी की, कि मनी के एग्जैक्टली क्या टाइप्स हैं, कितने तरीके की मनी होती है, कैसे मनी जो है वो इवॉल्व हुई है, ये सारी कहानी हम अपनी आज की क्लास में देखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक हो जाता है टाइप्स ऑफ मनी। क्लियर? कुछ बेसिक 2 टाइप मैंने आपके साथ पिछली क्लास में भी डिस्कस करे थे, तो उन्हें भी हम दोबारा यहाँ पे आज देख लेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ मनी। क्लियर? टाइप्स ऑफ मनी, ये पूरा टॉपिक हमारा चल रहा है। पास में लिख लेते हैं, दूर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। व्हाट इज द टॉपिक? टाइप्स ऑफ मनी। ओके, पहले टॉपिक पे आते हैं, पहले टाइप पे आते हैं। ये टाइप्स पूरे देखने के बाद इन्हीं टाइप्स के थ्रू आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी का एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो समझते हैं, पहले टाइप की बात करते हैं। तो पहला टाइप है फुल बॉडेड मनी। फुल बॉडेड मनी, जिसे कि हम लोग कमोडिटी मनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कमोडिटी मनी भी कह सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये होता क्या है, क्या होता है फुल बॉडेड मनी और कमोडिटी मनी? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, व्हेन जितनी आपकी कमोडिटी वैल्यू है, कमोडिटी की वैल्यू है, उतनी ही आपकी वैल्यू मनी की है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल बॉडेड मनी और कमोडिटी मनी में क्या है, वैल्यू ऑफ कमोडिटी आपकी जितनी भी है उतनी ही आपकी मनी की वैल्यू है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, फुल बॉडेड मनी। जैसे कि चलते हैं गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, ये सब जो कॉइन चलते थे, ये क्या था, जितने की आपकी गोल्ड की वैल्यू है उतना ही आपका क्या होता था, उस फॉर्म में मनी की वैल्यू होती थी। ये देखिए, पहले बार्टर सिस्टम चलता था। अगर हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने, हमने अभी एंशियंट नहीं स्टार्ट करी है ना यहाँ पे, तो राजा महाराजाओं के टाइम पे ये सिक्के आने लगे थे, ब्रॉन्ज के सिक्के, गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के। ये क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में कि किस शासक ने कौन सा सिक्का स्टार्ट करा था, गोल्ड का पहला सिक्का किस शासक के टाइम पे, किस पर्टिकुलर काल में स्टार्ट हुआ था। तो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्लियर? तो वहां पे क्या चीज थी, जितनी आपकी कमोडिटी की वैल्यू होगी, जितनी उस गोल्ड की वैल्यू है, आपकी मनी की वैल्यू भी उतनी ही है। इसका दूसरा टाइप समझेंगे, उससे भी ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी। दूसरा टाइप हमारा आता है टोकन मनी। क्या आता है? टोकन मनी। इसे हम लोग पेपर मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर मनी भी कहते हैं। अब क्या होता है टोकन मनी एंड पेपर मनी? What is टोकन मनी एंड पेपर मनी? देखिए, टोकन मनी एंड पेपर मनी के केस में ये होता है कि जितनी आपकी वैल्यू कमोडिटी की होती है ना, कमोडिटी की वैल्यू इज वेरी लेस देन द वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ कमोडिटी जो होती है वो कम होती है वैल्यू ऑफ मनी से, यानी वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ कमोडिटी। अब क्या ये कमोडिटी मनी कहानी समझ सी नहीं आ रही है? तो क्या चीज है, आपके पास मैक्सिमम हाईएस्ट जो नोट की वैल्यू है अभी कितने की है, 2000 इज द हाईएस्ट अमाउंट जिसका नोट आपके पास क्या है, अवेलेबल है। तो जब मैं बात कर रही हूं वैल्यू ऑफ मनी की, तो उस नोट पे क्या लिखा है, 2000, तो उस नोट की मनी की वैल्यू कितनी है, 2000। बट वो जो पेपर जिसपे वो नोट प्रिंट हुआ है, यानी कि जो कमोडिटी, क्या उसकी वैल्यू भी 2000 है? उस पेपर की वैल्यू 2000 नहीं है। बस वो तो पेपर पे हमने नोट प्रिंट किया, आरबीआई के साइन हुए, नोट हमने देखा है कभी अच्छे से प्रॉपर कि नोट पे क्या क्या चीजें लिखी होती हैं, कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती हैं, किसके साइन होते हैं उस नोट पे। अगर नहीं देखा है किसी ने, तो आज पहले आप प्रॉपर एक नोट, आपके पास जो भी नोट अवेलेबल है, उस नोट को अपने पास ओपन कीजिए और उस नोट को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है, उसको अच्छे से एक बार पढ़िए। तो यहाँ पे क्या है, टोकन मनी या पेपर मनी में वैल्यू ऑफ मनी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ कमोडिटी। 2000 लिख दिया है लेकिन उस पेपर की वैल्यू 2000 नहीं है। सिंपल से एग्जांपल लो आप कहीं भी, मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया था, हम लोग कुछ खाने की चीज लेने जाते हैं किसी शॉप पे, तो सबने ये सिस्टम कर दिया, देयर इज अ कैश काउंटर, जाइए कैश काउंटर से अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और वहां से टोकन लीजिए। ठीक है, आजकल तो वैसे बहुत नॉर्मल मॉल वगैरह में आप जाते हो तो वो रिसिप्ट सी मिलती है कि जाइए और अपने अपने काउंटर से क्या कर लीजिए, चीजें परचेज कर लीजिए। बट जनरली कुछ जगहों पे क्या मिलती है, एक टोकन मिलता है प्लास्टिक का, जिस पे अमाउंट लिखा होता है, ये रहा टोकन, इस पे लिखा है ये 50 का टोकन है, जाइए पाव भाजी खाइए 50 से। ठीक है, इस पे लिखा है ₹20, जाइए गोलगप्पे खाइए इस 20 से। तो क्या जिस टोकन पे ये 50 और 20 लिखा है, ये टोकन जो प्लास्टिक का था, इस टोकन की वैल्यू 50 रुपये है, उस प्लास्टिक की वैल्यू 50 रुपये है? नहीं, उस पर लिख दिया आपने 50 रुपये पे कर दिए, तो वो मनी की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 50 रुपये हो गई। इज दैट क्लियर? तो फुल बॉडेड मनी एंड टोकन मनी या पेपर मनी क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट कंसेप्ट निकल के आ रहा है
ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी फॉर्म ऑफ मनी की। तीसरी फॉर्म ऑफ मनी होती है, वो होती है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, मतलब फुल बॉडीड विल बी प्रेजेंट हेयर, और इसके साथ हमारा क्या वर्ड ऐड हो जाएगा थर्ड में? रिप्रेजेंटिव। अब ये क्या होता है? फुल बॉडीड तो नाम में आ रहा है, बट यहाँ पे आ गया रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी इज द मिक्सचर ऑफ बोथ फुल बॉडीड का प्लस टोकन का। फुल बॉडीड प्लस टोकन मनी का मिक्सचर होती है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, आरबीआई ने एक 100 का नोट इशू करा। आरबीआई ने एक 100 रुपीज का नोट इशू कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 100 का नोट आरबीआई ने, 100 का नोट आरबीआई ने इशू करा। अब आरबीआई ने जो नोट इशू करा, क्या इसकी वैल्यू, इस पेपर की वैल्यू भी 100 थी? नहीं थी। तो ये जो 100 का नोट इशू करा, ये किसका एग्जाम्पल है? टोकन का। बट आरबीआई ने कहा वी नीड द सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड एज रिजर्व। सेम अमाउंट का गोल्ड एज अ रिजर्व भी चाहिए मुझे। क्लियर? तो जो ये सेम अमाउंट वैल्यू ऑफ मनी के इक्विवेलेंट कमोडिटी यहाँ पे मांगी गई, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है फुल बॉडीड मनी का एग्जाम्पल। तो दिस इज द काइंड ऑफ मनी जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। इसके बाद जो हम फोर्थ फॉर्म देखेंगे, फोर्थ फॉर्म जो होती है वो होती है कन्वर्टेबल मनी। क्या होती है? कन्वर्टेबल मनी। और एक और फॉर्म इसके साथ ही देखते हैं, वो होती है आपकी नॉन कन्वर्टेबल मनी। क्या होती है? नॉन कन्वर्टेबल मनी। नाम से तो पता है मुझे कन्वर्टेबल जिसको चेंज करा सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल जो चेंज नहीं हो सकती है। कन्वर्टेबल इन द सेंस क्या कि मैं आरबीआई के पास गई, मैंने आरबीआई को पैसे दिए और मैंने आरबीआई से कहा इसके बदले में मुझे गोल्ड या सिल्वर पर्टिकुलरली आप कुछ भी दे दीजिए। तो इफ अगर वो चीज दैट इज पॉसिबल, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो कन्वर्टेबल मनी है। हम क्या कहेंगे कि वो कन्वर्टेबल मनी है। मीन्स इफ ट्रांसफर इज पॉसिबल, इफ ट्रांसफर इज पॉसिबल तो वो कहलाएगी कन्वर्टेबल मनी, और इफ ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल देन वो कहलाएगी नॉन कन्वर्टेबल मनी। ठीक है, समझ में आ गई। अब रुपीस की कहानी बताओ। ये तो नाम से भी समझ में आ रहा था हमें, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ट्रांसफर और नॉन ट्रांसफरेबल होता है। बट रुपीस की बात बताइए, जो इंडियन रुपीस है क्या वो कन्वर्टेबल है या वो नॉन कन्वर्टेबल है? तो बेटा इंडियन रुपीस जो हमारी करेंसी है दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल मनी। आप आरबीआई के पास पैसा ले जाके ये नहीं बोल सकते हो कि ये लीजिए पैसा और मुझे इसके बदले में आप प्रॉपर गोल्ड दे दीजिए या सिल्वर दे दीजिए। तो जो इंडियन रुपीस है, जो रुपीस है यानी हमारी करेंसी है, वो कैसी है? वो हमारी करेंसी क्या है? नॉन कन्वर्टेबल का एग्जाम्पल है। ये चीज याद रहेगी हमें। क्वेश्चन इस फॉर्म में बनते हैं तो इस पर्टिकुलर टाइप को हमें दिमाग में रखना है। क्लियर? अब अगेन होता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे व्हाट डू यू मीन बाय फुल बॉडीड मनी, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेबल मनी, नहीं, एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट लिख के दे सकता है, बताओ ये कौन सा पर्टिकुलरली मनी का फॉर्म है। तो कुछ भी, एनीथिंग कैन बी आस्क। आप बस अपने कंसेप्ट को यहाँ से स्ट्रॉन्ग करके चलिए कि किस पर्टिकुलर चीज का मीनिंग क्या होता है। और जो नोट्स बनाने हैं, कोई प्रॉपर जरूरत नहीं है कि इतनी बड़ी मोटी बुक आप भर दो कि मीनिंग लिख रहे हैं प्रॉपर कन्वर्टेबल का, नॉन कन्वर्टेबल का, इसका उसका। अपनी लैंग्वेज में सुन के जो समझ में आ रहा है, मैं बोल रही हूँ हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, तो आप इसका मीनिंग उसी में लिखिए ना। फ्री हैंड राइटिंग, सुनते जाइए और लिखते जाइए बाइलिंगुअल फॉर्म में। इस तरीके के नोट्स पढ़ते हुए आसानी से समझ भी आएंगे, ठीक है ना। और जितना जहां वो डेफिनेशन लिखी हुई पूरी पढ़ के थोड़ा सा एक बार समझने में टाइम लगाओगे, वहीं जो इस तरीके से मिक्स लैंग्वेज में नोट्स आपने सुन के बनाए होंगे, उसे पढ़ने में आई एम डैम श्योर आपको सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जहां आपके वो जो लेंदी नोट है वो आपके 15 से 20 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए फायदेमंद चीज है, जस्ट फोकस ऑन दैट। चीजें देखो कि बेनिफिट किस में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रटने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे आपको मैं सारी मनी की फॉर्म की डेफिनेशन लिखवाऊं फिर रटाऊं, आई डोंट थिंक वो कहीं से भी बेनिफिशियल है। ये आपका स्कूल लेवल या ग्रेजुएशन के एग्जाम नहीं है जब पूरी पूरी कहानी अभी आपको इन सब का बारे में लिखना है। क्लियर? बस एमसीक्यू बनने चाहिए, कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। अगला फॉर्म कहाँ तक देख चुके हैं हम? सबसे पहले हमने देखा कमोडिटी मनी, फुल बॉडीड मनी जिसको हम कहते थे, पेपर मनी और टोकन मनी। तीसरा देखा रिप्रेजेंटेटिव, चौथा देखा हमने क्या देखा था? कन्वर्टेबल, एंड फिफ्थ देखा था हमने नॉन कन्वर्टेबल। तो अब सिक्स्थ टाइप पे आते हैं जो होता है फिएट मनी। क्या होता है? फिएट मनी। अब फिएट मनी क्या होती है? ये वो मनी का फॉर्म है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे सर्व किया जाता है।
जो सर्कुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। अब मैं बात करूं जो हमारी करेंसी है, जो रुपीस है, बेसिकली ये किसके ऑर्डर पे चल रहे हैं? गवर्नमेंट के ऑर्डर पे। तो इस टाइप की करेंसी जो सर्व की जा रही है या सर्कुलेट की जा रही है ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकार के ऑर्डर पे, उसको हम क्या कहते हैं? फिएट मनी कहते हैं। हमारे यहाँ कौन सी क्या है? हमारी करेंसी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? फिएट मनी का एग्जाम्पल है। क्लियर? वहीं अगर मैं बोलूं कि आप सामान के बदले सामान एक्सचेंज कर रहे हो, आपने किसी से अपनी बाइक स्कूटी के बदले एक्सचेंज कर ली है, तो क्या वो एक फिएट मनी का एग्जाम्पल है? नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने उसको कोई क्या नहीं दे रखा? सर्कुलेशन नहीं दे रखा। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दे रखा जिसके थ्रू आप ऐसा एक्सचेंज कर सकते हो। बार्टर सिस्टम जो है वो लीगल सिस्टम नहीं है अब हमारे यहाँ। इसी के साथ हम एक टाइप और देखेंगे जो है फिड्यूशरी मनी। क्या है? फिड्यूशरी मनी। अब फिड्यूशरी मनी क्या होता है? देखिए, फिड्यूशरी मनी डायरेक्टली लेने वाले और देने वाले के ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। दो पर्सन है, एक जिसको मनी लेनी है, एक जिसको आपको पर्टिकुलरली पेमेंट करनी है। तो ये डिपेंड करती है ऑन द ट्रस्ट ऑफ बोथ पार्टीज। ट्रस्ट एज सच व्हाट, हम एग्जांपल लेते हैं चेक का। किसका एग्जांपल लेंगे? चेक का। चेक अगर मुझे किसी से एक्सेप्ट करना हो, कोई पर्सन आज आपकी शॉप पे आके 1 लाख का सामान परचेज कर रहा है, 5000 आपको कैश में पे कर रहा है, फर्स्ट टाइम वो आपकी शॉप पे आया, वो आपसे कह रहे हैं सामान डिलीवर करा दो और 95,000 का आपको चेक दे रहा है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? पता नहीं कौन हो, कहाँ के वेंडर हो, कंपनी का कोई नाम नहीं पता हमें, आपकी एग्जिस्टेंस नहीं पता, तो हम उस फर्स्ट मीटिंग में कोई डीलिंग नहीं हुई, सिर्फ 5000 आपसे लेके आपको 1 लाख का सामान डिलीवर करवा दे, तो ऐसा नहीं होता। तो जो ये फिड्यूशरी मनी होती है ये डिपेंड करती है ऑन द ट्रस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। ट्रस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में आएगा चेक। क्या आएगा एग्जाम्पल में? चेक। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एमसीक्यू फॉर्म में चाहिए ना हमें, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सीधा दे देगा चेक इज द फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ मनी, या चेक इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मनी। नीचे ऑप्शन दे देगा फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी। क्लियर हो गई ये बात? तो ये हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट। जब ट्रस्ट दिमाग में आए, फिड्यूशरी से सीधा वर्ड आना चाहिए माइंड में क्या? ट्रस्ट। ट्रस्ट से सीधा वर्ड आना चाहिए दिमाग में क्या? चेक। यहां तक क्लियर हुई बात? फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारे पास आती है अगला फॉर्म ऑफ मनी जो कि है लीगल टेंडर मनी। क्या है नेक्स्ट हमारे पास? लीगल टेंडर मनी। लीगल नाम से क्या समझ में आ रहा है? जो चीज लीगल है, लॉ को फॉलो कर रही है, ठीक है, सारे लॉ के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है। एक तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ फिएट मनी की तरह ही है, ठीक है। यहां पे हम देखेंगे लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है विच इज एक्सेप्टेबल, जिसको लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता, जो एक्सेप्ट करेंगे सब लोग। मैं किसी शॉपकीपर को, मुझे फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज पे करने हैं और मैं उन्हें 50-50 के नोट पे कर रही हूं, तो दैट पर्सन कैन नॉट डिनाई टू एक्सेप्ट कि मैं ये 50-50 के नोट नहीं लूंगा, आप मुझे 1000 के नोट दीजिए, 1000 के तो अब है ही नहीं, खैर 2000 के नोट में पेमेंट कीजिए, तो वो पर्सन डिनाई नहीं कर सकता उन 50 के नोट को लेने से, बिकॉज दैट 50 इज अ लीगल टेंडर मनी। क्लियर? वहीं अगर मैं उससे कुछ सामान लेने गई हूं और मैं उससे कह रही हूं कि आप मेरी ये पर्टिकुलर गोल्ड जो रिंग है वो ले लीजिए और मुझे क्या कर दीजिए, सामान दे दीजिए, तो दैट पर्सन कैन डिनाई। अब उसने ले ली और सामान दे दिया, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट था, बट वो पर्सन मुझे मना कर सकता है कि मैं ये नहीं लूंगा और आप मुझे कैश में ही या पर्टिकुलर मनी की फॉर्म में ही पेमेंट कीजिए। समझ में आया? अब लीगल टेंडर मनी भी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। लीगल टेंडर मनी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब कंसेप्ट है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। लिमिटेड जिस पे लिमिट है, अनलिमिटेड जिस पे कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कह दिया जाए, देखिए नॉर्मल सिक्कों का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सिक्के की फॉर्म में अगर आप पेमेंट करते हो, सिक्के की फॉर्म में अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो एक लिमिट तक ही उस फॉर्म में पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। उससे ऊपर जो है पर्सन मना कर सकता है कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस मनी, मैं इसको नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बिकॉज वो जो अमाउंट है वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का एग्जाम्पल है। आप मुझे बस इतने तक ही सिक्कों में पेमेंट कर सकते हो, क्लियर, 10 रुपए तक ही आप मुझे 50 पैसे की फॉर्म में पेमेंट कर सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं करोगे, मैं मना कर सकता हूं, बिकॉज वो जो है वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का एग्जाम्पल है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जो आप कितने भी दो सामने वाला पर्सन अपोज नहीं करेगा, लाइक ₹50 नोट।
अब ऐसे तो कहने को वो कह देते हैं कि भाई बड़े नोट दे दो, 50-50 के कहाँ तक संभालेंगे हम इतने नोट, बट दैट पर्सन कैन नॉट मतलब डिनाई ऑन द लीगल बेसिस। लीगल बेसिस पे वो आपको मना नहीं कर सकता कि यार ये चीज़ मैं नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है, ये हमें समझ में आया। इसके बाद एक लीगल टेंडर मनी हो गया। लीगल टेंडर मनी के अलावा हमारे पास होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी, तो नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होगा? जस्ट लीगल के अपोजिट, जो लीगल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है सबके थ्रू। कोई पर्सन चाहे तो उसे लेने से क्या कर सकता है? मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल जाता है क्रिप्टो करेंसी का, एग्जाम्पल जाता है क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन। अब क्वेश्चन आता है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब चीजें क्या हैं? तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट क्लास रखेंगे, यहाँ पे इसको मिक्स नहीं करेंगे। डिजिटल करेंसी के फॉर्म होते हैं, बट ये लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको लीगल एक्सेप्टेंस नहीं दे रखी, इसलिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वो आपसे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की फॉर्म में पेमेंट ले। दोनों पार्टी के इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, वो देने वाला रेडी है, एक्सेप्ट करने वाला रेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैन नॉट फोर्स एनीवन कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही वो पेमेंट एक्सेप्ट करे। द ओनली लीगल थिंग जो एक्सेप्टेबल है वो है क्या? रुपीज। क्लियर हो गया? नॉन लीगल टेंडर मनी समझ में आया। अब इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कोई नेपाली करेंसी में पे करने लगे आसपास में, तो पर्सन डिनाई कर सकता है। नेपाली करेंसी में कोई पेमेंट करने लगे तो पर्सन डिनाई कर सकता है कि मैं ये नहीं लूंगा, बिकॉज इट इज नॉट लीगल टेंडर मनी। यहां तक ये कंसेप्ट हमें समझ में आया। क्या क्या फॉर्म देख चुके हैं मनी के? फुल बॉडीड मनी, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट हमने देखा था पेपर मनी और टोकन मनी। उसके बाद देखा था इन दोनों का मिक्सचर, जिसे हम कहते थे रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। उसके बाद हमने मनी के दो फॉर्म देखे, जिसमें एक फॉर्म में देखा कन्वर्ट करा जा सकता है और एक नॉन कन्वर्टेबल। हमारा जो रुपीज है वो कन्वर्टेबल है या नॉन कन्वर्टेबल? तो वो नॉन कन्वर्टेबल है। रुपीज किसका एग्जाम्पल है? नॉन कन्वर्टेबल मनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? मनी के और फॉर्म में हमने देखा है दो टाइप की मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। चेक किसका एग्जाम्पल है? चेक एग्जाम्पल है फिड्यूशरी मनी का। उसके बाद हमने देखा लीगल टेंडर मनी, जो हर कोई एक्सेप्ट करेगा, नॉन लीगल टेंडर मनी, जो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर्सन इसको एक्सेप्ट करने से डिनाई कर सकते हैं। ओके, लीगल के भी हमने दो फॉर्म देखे, लिमिटेड लीगल और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे से फॉर्म और है मनी के, एग्जाम्पल टाइप्स, उसको भी देख लेते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास आता है मनी का एक और टाइप, जिसे हम कहते हैं नियर मनी, ठीक है। नियर मनी एसिड भी कह दिया जाता है समटाइम, और नियर मनी भी बोल सकते हो आप। तो क्या होता है नियर मनी, ये कंसेप्ट देखना है हमें। डिजिटल, देखिए ये जो हमने लिखा नॉन लीगल टेंडर, इसमें जो हमने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन लिखा, ये एक तरीके से डिजिटल मनी का भी फॉर्म है। किसका फॉर्म है? डिजिटल मनी का। तो जो नेक्स्ट हमें देखना है वो देखना है नियर मनी। क्या देखना है? नियर मनी। अब है नियर मनी क्या होता है? नियर मनी, नियर का मतलब क्या होता है? पास। तो जो चीजें मनी के बिल्कुल पास है, यहां पे जो रिलेट होता है कंसेप्ट, वो रिलेट होता है लिक्विडिटी से। किससे? लिक्विडिटी से। बात करें तो तरलता से। क्या होता है लिक्विडिटी का मतलब? लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी इजीली आप किसी चीज को क्या कैश फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कितनी जल्दी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज, एसेट को क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर? तो जो चीज कैश में बहुत जल्दी, अब मुझे एग्जांपल बताइए कि एक शेयर जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या एक बिल्डिंग जल्दी से हो जाएगी? तो इस फॉर्म में हम कंपेयर करते हैं। तो शेयर को सेल करके मार्केट में आप सेल कर दो और उसका कैश मतलब अपने पास मनी की फॉर्म में चेंज करवाना इज बिट इजी देन कि आप बिल्डिंग को बेच के सेल करके उसको चेंज कराओगे। तो शेयर एंड बिल्डिंग में अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं तो शेयर्स और बिल्डिंग्स में कौन ज्यादा लिक्विड है? तो शेयर जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा लिक्विड है। समझ में आ रही है बात? तो हाईली लिक्विड का कंसेप्ट क्या होता है? जब मैं किसी को बोल रही हूं कि इसकी लिक्विडिटी हाई है या लो है, तो जो चीज जल्दी से जल्दी कैश में चेंज हो सकती है उसे हम कहेंगे ये चीज हाईली लिक्विड है, और जो चीज इन कैश होने में थोड़ा टाइम लगा रही है वो क्या कहलाएगी? कि वो लेस लिक्विड है। तो बिल्डिंग जो है वो शेयर्स के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली लेस लिक्विड रहेगी। क्लियर हुई बात? तो नियर मनी क्या हो गई? नियर मनी वो सारी एसेट्स हो गई जो इजीली कैश में कन्वर्ट कराई जा सकती है। यहां तक हमें कहानी समझ में आई। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है हमारा नैरो मनी का और ब्रॉड मनी का।
नैरो मनी का और ब्रॉड मनी का। नैरो मनी और ब्रॉड मनी हम लोग जब स्टॉक मेजर पढ़ेंगे अगली क्लास में उसमें भी देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होती है, बट अभी के लिए हमें इतना समझना है नैरो और ब्रॉड वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, नैरो एंड ब्रॉड। नैरो और ब्रॉड वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? नैरो मतलब जो चीज का स्कोप जो है वो बहुत छोटा है, एंड ब्रॉड मतलब उसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड है। तो नैरो जब मैं करेंसी की बात करती हूं तो नैरो में हम लेते हैं सी। सी इज व्हाट? सी है करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है। क्लियर? इसमें जाता है डी डी। डी डी इज डिमांड डिपॉजिट। डी डी इज डिमांड डिपॉजिट, पब्लिक का कितना पैसा बैंक के पास जमा है। क्लियर? पब्लिक का कितना पैसा बैंक के पास जमा है। अब क्वेश्चन इसे डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला जा रहा है? सी क्या है यहाँ पे? करेंसी विद पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है, दैट इज सी। डी क्या देखा हमने यहाँ पे? डी डी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और इसे डिमांड डिपॉजिट क्यों कह रहे हैं? आप जो भी पैसा अपने बैंक में जमा करा रहे हो, जब भी आपको जरूरत होगी, जब भी आप बैंक से डिमांड करोगे तो बैंक को आपका वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो पैसा जो मेरी डिमांड पे, मेरा वो डिपॉजिट जो मैं डिमांड पे इन कैश करा सकती हूँ, उसे वापस ले सकती हूँ, वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। यानी कि पब्लिक का वो पैसा जो बैंक में जमा है वो क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जाते हैं अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट क्या होते हैं? अदर डिपॉजिट क्या है? अब आरबीआई के पास, देखिए कमर्शियल बैंक का तो कंसेप्ट ये हो गया, बैंक क्या होते हो तो बैंकिंग में देखेंगे हम लोग डिटेल में, बट आरबीआई के पास कुछ ऐसी डिपॉजिट होती हैं। आरबीआई आप लोगों की, हम लोगों की, पब्लिक का पैसा नहीं एक्सेप्ट करता। आरबीआई के पास बैंक की करेंसी जमा होती है, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रखा होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो जो आरबीआई के पास इस डिपॉजिट के अलावा जो कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट जमा है उसे हम क्या कहते हैं? अदर डिपॉजिट। तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रॉड मनी की, ब्रॉड मनी में नैरो वाले तो सारे कंसेप्ट जाएंगे, सी प्लस डी डी प्लस ओडी, ये तीनों चीज तो जाएंगी ही जाएंगी। इसके अलावा जाता है टी डी। नाउ व्हाट इज टी डी? टी डी है यहाँ पे ट्रेड डिपॉजिट। ट्रेड डिपॉजिट मतलब बिजनेस में जितना भी डिपॉजिट, बड़े बड़े बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रखी है वो सारा कंसेप्ट, प्लस एक कंसेप्ट यहाँ पे और है एस डी। एस डी इज व्हाट? सिक्योरिटी डिपॉजिट, जितना भी सिक्योरिटी फॉर्म में लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, क्लियर, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब में जो इन्वेस्ट कर रखा है वो भी मनी की फॉर्म में इंक्लूड किया जाएगा। तो जब हम सिर्फ इन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं तो वो क्या है? नैरो मनी। और जब हम इन सबको इंक्लूड कर रहे हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है? ब्रॉड मनी का। समझ में आया? एक छोटा सा कंसेप्ट और था नैरो एंड ब्रॉड मनी का। अब मनी की इवोल्यूशन की अगर मैं आपसे बात करूं, मनी कैसे इवॉल्व हुई, तो हमने जितने टाइप पढ़े हैं ना, वही इवोल्यूशन ऑफ मनी की स्टेज है। अब सबसे पहले देखो क्या था? बार्टर सिस्टम था। सबसे पहले क्या सिस्टम था? अगर सीक्वेंस में एक बार अरेंज करें तो सबसे पहले क्या था? बार्टर सिस्टम चल रहा था। बार्टर सिस्टम के बाद क्या हुआ? हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सब तक हमने देखा बार्टर सिस्टम चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। बल्कि बार्टर सिस्टम तो मॉडर्न टाइम तक भी काफी जगहों पे चला है और आज भी लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, बट कुछ जगह बिल्कुल रूरल एरियाज पे लोगों का अगर 2% रेडी है तो वो आज भी बार्टर सिस्टम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम के बाद हमने देखा कि जब ये राजाओं वाला टाइम आया तो यहाँ पे जो डीलिंग होने लगी किस फॉर्म में होने लगी? कॉइन्स की फॉर्म में होने लगी। किसकी फॉर्म में? कॉइन्स की फॉर्म में। तो ये वाला जो सिस्टम था ये हमने देखा था कौन सा फॉर्म होता है? फुल बॉडेड मनी। फुल बॉडेड मनी मीनिंग मैं इसका 2 बार बता चुकी हूँ क्या था। तो पहले बार्टर सिस्टम चल रहा था, उसके बाद क्या आया? फुल बॉडेड मनी का कंसेप्ट आया। फुल बॉडेड मनी के कंसेप्ट के बाद हम देखेंगे जो आप आज की डेट में यूज करते हो, ठीक है, जो हम आज की डेट में यूज करते हैं, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी या टोकन मनी, ठीक है, ये चीज चली। अब ये चीज खत्म नहीं हुई है, ये लीगल भी है, खत्म नहीं हुई है, लोग डील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में हम देखें तो ई मनी का कंसेप्ट भी आ गया है। ई मनी से पहले आप प्लास्टिक मनी का लिखिए। देखो एक और फॉर्म ऑफ मनी यहाँ पे हम देखेंगे, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होती है? जो आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में पेमेंट, और आज की डेट में जो आप पेमेंट कर रहे हो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पेटीएम, गूगल पे, ये सब चीज। तो ये एक एग्जाम्पल है ई मनी का।
अब ई मनी और प्लास्टिक मनी आ गई है, डजंट मीन कि क्या पेपर करेंसी टोकन मनी गायब हो गई है, नहीं, इस फॉर्म में भी पेमेंट चल रही है और ये लीगली एक्सेप्टेबल है। हमने देखा ये फियाट मनी का भी एग्जाम्पल है और ये लीगल मनी का भी एग्जाम्पल है। तो हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ मनी देखी जो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड थी। अब एक टाइप ऑफ मनी हम और देखेंगे जो करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना वो अब सुन के सीख लेंगे। क्या नाम है उस मनी का? उस मनी का नाम है हेलीकॉप्टर मनी। क्या नाम है? हेलीकॉप्टर मनी। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर मनी का कंसेप्ट क्या है? अब ये हेलीकॉप्टर मनी जो है इसका क्या कंसेप्ट है? हेलीकॉप्टर मनी का सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखो कि हेलीकॉप्टर से पैसों की बारिश करनी है। ठीक है, किस वे में पैसों की बारिश करनी है? रीसेंट जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हो गई है, लैक ऑफ फंड्स हो गए हैं। ठीक है, मनी नहीं है मार्केट में, बिल्कुल भी मनी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे तो प्रोडक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन नहीं है तो जॉब भी नहीं है। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है। और ये किसकी ड्यूटी बनती है कि मार्केट में पैसे को मैनेज करके देखना है हमें? ये ड्यूटी बनती है आरबीआई की। आरबीआई का काम होता है कि उसको करना है क्रेडिट कंट्रोल। बैंकिंग चैप्टर में आरबीआई के फंक्शन में देखेंगे ये बात कि आरबीआई का काम होता है कि उसे मार्केट में पैसा जो है वो कंट्रोल करके चलना है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और कम भी नहीं जाना चाहिए। तो हेलीकॉप्टर मनी के थ्रू ये सजेशन रखे जा रहे हैं कि आरबीआई को क्या करना चाहिए? डेफिसिट फाइनेंसिंग कर देनी चाहिए। क्या कर देना चाहिए? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? सिंपल सा कंसेप्ट है, आरबीआई को नए नोट इशू कर देने चाहिए। इशू ऑफ नोट्स बाय आरबीआई क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, इशू ऑफ नोट्स बाय आरबीआई। नोट इशू करने का अधिकार किसको है? आप और मैं घर पे मशीन लगा के नहीं प्रिंट कर सकते। कोई भी बैंक, जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है वो बैंक नहीं प्रिंट करते नोट। किसके पास सोल राइट है? आरबीआई के पास। तो ये कंसेप्ट कहा जा रहा है कि आरबीआई को नए नोट इशू करने चाहिए, जिस कंसेप्ट को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और ये मनी क्या कहलाएगी? हेलीकॉप्टर मनी, जिससे कि मार्केट में मनी आए, डिमांड थोड़ी सी लोग इंक्रीज करें, प्रोडक्शन बढ़े और ये जो जॉब नहीं है ये सिचुएशन इकोनॉमी की थोड़ी बैलेंस हो सके। क्लियर? तो हेलीकॉप्टर मनी क्योंकि करंट का कंसेप्ट है तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो हेलीकॉप्टर मनी कौन इशू करेगा? आरबीआई करेगा, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनेगा। और हेलीकॉप्टर मनी में हमें करना क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग? इशू ऑफ नोट्स बाय द आरबीआई। ओके, तो अभी तक हम मनी के बारे में क्या क्या देख चुके हैं? बार्टर सिस्टम था, मनी के फंक्शन देखे, मनी के डिफरेंट टाइप देखे कि क्या क्या टाइप है, किस तरीके से मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है, ये देखा। अब मनी का बस एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है जिससे हम अगली क्लास में देखेंगे, वो है स्टॉक मेजर ऑफ मनी या मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन करता है और किस तरीके से होती है, ठीक है? तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।